Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आईबी का, आज हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आज बढ़ गए हैं, आज संख्या ज़्यादा हो गई है। तो आज जो क्लास हो रही है, जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये 5th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अलावा उसको कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे भारतीय जो हमारा ड्राफ्टिंग किया हुआ है वो साक्ष्य अधिनियम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो 2023 में बना था और उसे अप्लाई किया गया था 1 जुलाई 2024 को। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? फाइन फाइन फाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं। हमारा डोमेन है न्यूट्रॉन नेक्सस, यही हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का डोमेन है जो इस समय जामिया नगर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और कोई चाहे तो हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन ये हमसे कनेक्ट कर सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये यूनिट 4 है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में मैंने लेक्चर में बता दिया था कैसे फॉर्म भरा जाता है। सेकंड में हमने भारतीय संविधान जो संवैधानिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके बारे में हमने बताया था। इसके अलावा सेकंड हमने आईपीसी डिस्कस किया था। थर्ड हमने डिस्कस किया था सीआरपीसी। आज इंडियन, तो इस लेक्चर में आपका हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस और इसका जो इंडिया में जो ड्राफ्टिंग हुआ उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और अब इस पे जा रहे हैं करने के लिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका इंडियन एविडेंस, इस पूरा नाम है द इंडियन एविडेंस एक्ट और ये अंग्रेजों के ज़माने में ही बना हुआ था। और 1872 1872 इससे शॉर्ट फॉर्म में IEA कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसको रिप्लेस किया गया जो हमारे देश का कानून जो बना ड्राफ्टिंग, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको शॉर्टकट में कहते हैं BS। इसलिए शॉर्टकट इसका बता दे रहा हूँ कि याद रहे कि ये कौन सा कानून है और ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है इसका मतलब क्या हुआ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब इसको ड्राफ्टिंग किया गया था? तो ये ड्राफ्टिंग किया गया था 2023 में। अप्लाई कब किया गया? 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, तो आते हैं अब हमारा ऑब्जेक्टिव का, इस कानून बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है इसमें टू मेक एविडेंस लॉ डिजिटल, सिंप्लीफाइड एंड इंडिया स्पेसिफिक, रिप्लेसिंग कॉलोनियल टर्म। सबसे पहले ये कॉलोनियल टर्म के बारे में बता दूं। जब अंग्रेज आए थे तो जब वो जो इंग्लिश यूज करते थे लीगल में, उसे कॉलोनियल इंग्लिश कहा जाता था। मैं आगे चल के इसको बताऊंगा कि हमारे देश में इसको किस तरीके से अब किया जाता है। तो फिलहाल इसे याद करें। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये इसके लिए मतलब इस एक्ट के थ्रू हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? जो कल्प्रिट होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, या कोई भी प्रोसीजर होता है कोर्ट का, उसमें एविडेंस थर्ड पार्ट है। तीसरा चीज है बिना एविडेंस के आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन है, ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और 8 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के। तो यहाँ देखिए ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले IEA इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं और चैप्टर्स कितने हैं, इसे बच्चे लोग याद कर लेना आप लोग। क्या सर ये याद रहेगा? टोटल कितने कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। लेकिन जो नया हमारे वहां जो बना है, जो 2023 में ड्राफ्टिंग किया गया सर, उसमें देखिए BSA, क्योंकि सर मैं इसलिए बोलता हूँ कि सब एडवोकेट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं आईबी की, तो इसलिए ये सर ही होते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपका कितने हो गए? इसमें डिवीजन 4 है, चैप्टर 12 है, एक बढ़ा दिया, और जो सेक्शन है 170 है, 3 सेक्शन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, बाकी वही है। इफेक्टिव मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जो भारतीय न्याय संहिता जिसको IPC बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम CRPC बोलते हैं, BNA, इसके अंदर इन्हीं एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन है इसका।
अब ये सेकेंड स्ट्रक्चर में इसका भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या है, ये देखिए। पहले पार्ट में 1 से 2 चैप्टर में हम इसमें प्रीलिमिनरी और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ेंगे। जो भी फैक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम फैक्ट इकट्ठा करेंगे। ये देखिए फैक्ट। दूसरा पार्ट 2 में 3 से 8 ये चैप्टर नंबर है, क्योंकि टोटल 11 ही दे रखा है, 12 चैप्टर है, लेकिन 11 के बारे में इसमें ऑन प्रूफ, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, एविडेंस ये आएगा। और 9 से 11 में बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस के बारे में, उसका एग्जामिनेशन, जो गवाह होगा उसका एग्जामिनेशन। तो ये समरी हो गया कि किस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे। अब आ जाइए थर्ड की डेफिनेशन। सर इसमें पिछले में जो जितना चैप्टर्स हैं उसमें कितने चैप्टर थे, 11 चैप्टर के बारे में डिस्कशन था। तो अब ये देखिए की पॉइंट, सबसे मेन चीज है की पॉइंट। ये आपका सेक्शन 2 में पूरा का पूरा डेफिनेशन है। क्या है कि इसमें जो हमारा कानून जो बना, कानून कौन सा बना, भारतीय क्या नाम है इसका बताइए, साक्ष्य अधिनियम 2023 में ड्राफ्टिंग हुआ। कब कंप्लीट हुआ, ये देखिए दिसंबर में हो गया, 25 दिसंबर, ये डेट याद करनी जरूरी है, 25 दिसंबर 2000। लेकिन एक्ट में आया पूरे भारत में कब, 1 जुलाई को। ठीक है, ये दोनों डेट याद हो गया आप लोगों को, एनी डाउट, लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब आते हैं, और ये पूरे भारत में अप्लाई हुआ प्रेसिडेंट के पास होने के बाद से। अब आ जाइए, इसमें 4 चीजें आपको याद करनी है। एविडेंस में कैसे एविडेंस हम इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले एविडेंस 1 ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेकंड में फैक्ट इंक्लूड्स है इसमें फिजिकल, डिजिटल और साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब साइकोलॉजिकल का मतलब वो पूरा प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो कि वो दिमाग कहीं और हो, खासतौर विटनेस के लिए कंपलसरी होता है। डॉक्यूमेंट में जो भी, हाँ यस बिल्कुल ऐसा होता है। अगर जो आ रहा है और वो अनसिन हो, शराबी हो या बच्चा हो, तो फिर तो वो विटनेस के लायक है नहीं ना, वो कॉम्पिटेंट उसके अंदर नहीं है, तो गवाही कैसे देगा वो। तो ये जरूरी है। उसके अलावा अब आ जाइए डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, आपका एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट में क्या हो, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, कोई भी मुकदमा हो, चाहे सिविल का हो चाहे वो क्रिमिनल का हो, उसमें एक्सप्रेस्ड और रिकॉर्डेड लेटर, फिगर, मार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी होना चाहिए, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटो, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये नए वाले में इंक्लूड किया गया है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में डेटा है, इमेज है, जो मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें। तो ये आपको 4 चीजें हैं, चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ये फैक्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें। अब आते हैं आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब सेक्शन शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले 4 से लेके ये आपका, ये देखिए 4 से लेके 30, बीएसए का मतलब क्या होता है सर, यस इसमें 4 सेक्शन से लेके 30 तक हम क्या पढ़ेंगे, फैक्ट कनेक्टेड टू द, और सेम इवेंट, हाँ सेम इवेंट है, जो भी घटना हुई है उसी पे साक्ष्य इकट्ठा करना। ऐसा नहीं है कि चोरी हुई है और आप साक्ष्य ला रहे हैं शादी का, जो घटना हुई है उसी के रिलेवेंट लाना है। और इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको क्या बोलेंगे सर बोलिए, हाँ रेस जीएसटी इसको बोलेंगे। और इसका मतलब होता है जो क्राइम हुआ है उसी के लिए आपको, इंडिया में अक्सर क्या होता है, क्राइम होता है और पुलिस वाले साक्ष्य कुछ और ले आते हैं, पता चलता है वो रिजेक्ट कर दिया था। अक्सर ऐसे ही होता है कि जिसके जो हुआ है उस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये सेकंड पॉइंट देखिए, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये भी रिलेवेंट होना चाहिए। और देखिए किस सेक्शन में आ रहा है, 7 to 9, मोटिव किस लिए कर रहे हैं, क्या है। इसके अलावा ये, अब आते हैं थर्ड में, आइए ये सेक्शन 15 से लेके 23 तक है। इसमें एडमिशन और कन्फेशन होता है। मतलब एडमिशन मतलब आपने गुनाह किया है, एडमिशन कर लिया, एडमिट कर लिया या कन्फेस कर लिया। अब इसमें सबसे मेन चीज याद करने वाली है कि कन्फेस करते हैं किसके सामने,
तो पुलिस के सामने नहीं माना जाएगा। सेक्शन है, पुलिस करती है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, इंट्रोगेट करती है, पूछताछ भी करती है, इकट्ठा भी करती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको कोर्ट नहीं मानता है। देखिए सेक्शन 22 में किसके सामने मानेगा? हाँ, जो मटेरियल एविडेंस है वो तो मानी जाती है, लेकिन जो प्रेशर दे के किया जाता है, मटेरियल मतलब फिंगरप्रिंट हो गया और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मोस्टली कोर्ट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानता है, उसके सबूत को बहुत कम मानता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है बयान वो माना जाएगा। देखिए वैलिड है, याद आया? इसको आपको याद कर लेना है कि किस सेक्शन में ये है। ये इसके बाद से डाइंग डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि मौत के समय आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो उसकी गवाही को भी परफेक्ट माना जाता है, लेकिन उस पर कोई प्रेशर ना हो, वो होशो हवास में हो और सही तरीके से बात कर रहा हो। साफ साफ लिखा है, देखिए, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ऑन वर्ज ऑफ डेथ, और जब होगा जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट ये होगा उसका, और वो आदमी, और ये सेक्शन 26 ये याद कर लेना है, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 में आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, क्वेश्चन था सर, बोलिए। हाथरस में कांड हुआ था, हाँ, पुलिस ने बच्ची को जला दिया था, हाँ, के बाद हाँ, उनको जो गुनाहगार थे उनको बचाने के लिए, और जो विटनेस थे हाँ, उनको भी मार दिया था। हाँ, विटनेस मतलब जो लड़की के, हाँ, जो एविडेंस है विटनेस के तौर पर आई विटनेस थे। इसमें पुलिस का क्या मतलब, पुलिस पर कोई चार्ज होगा या? बिल्कुल चार्ज होगा, पुलिस उसमें उस क्राइम में इन्वॉल्व थी, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सो कोज मोटो होता है वो लेने के बाद से उन लोगों पे भी मुकदमा दायर हुआ, और उनको जिन्होंने किया उनको, सेंगर नाम है शायद बीजेपी के नेता, तो उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा नहीं है, कानून ठीक है, बस थोड़ा सा लचीला हमारे वहाँ, और वो कानून की वजह से लचीला नहीं है, वो हमारे ऑफिसर, आईओ, मजिस्ट्रेट, जो पब्लिक है उसकी वजह से है। ऐसा नहीं है, कानून तो ठीक है, सजा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रोसीजर भी ठीक है, लेकिन उसमें अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था टाइम बाउंड हो गया है, तो और अच्छा हुआ है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में आता है? 26 में। अब हम 5th में आते हैं, प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब सर आप मान लीजिए, आप खेत है आपके पास या जमीन है, आपने कह दिया ये मेरा है, कोर्ट में चले गए, तो प्रूफ होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, या इन्होंने चोरी कर लिया, किसी भी इंजाम में कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए प्रूफ डॉक्यूमेंट। और ये इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस के तौर पे, उसके 2 फॉर्म होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। याद कर लीजिए, प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओरिजिनल, और वो वैलिड होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्राइमरी। और सेकेंडरी एविडेंस होता है, उसी का कॉपी होता है, एग्जैक्ट उसी के कॉपी, और डिजिटल बैकअप। और सर डिजिटल में आगे हैं, तैयारी कर रहे हैं एबी की, उनको पता है डिजिटल बैकअप क्या होता है, पूरा का पूरा इकट्ठा करके, डेटा इकट्ठा करके इसमें। इसके अलावा अब 3rd में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी एडमिसेबल होता है, और किस सेक्शन में आता है सर? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 ये, और यहाँ पे आपका दे रखा है, जबकि यही चीज पिछले वाले में इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 65A से B तक था। ये याद करने वाली चीज है। देखिए इस वाले में इस सेक्शन के बीच में आ गया, और इस वाले में इस सेक्शन, मतलब ये पुराना वाला जो लॉ था 1872 वाला, उसमें 65A से B, ठीक है, वही चीज है, सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब ये दे रखा है, कौन से डॉक्यूमेंट एडमिसेबल होते हैं जो कोर्ट मानती है? कौन सा सर, क्या लिखा है? और हाँ, अनअल्टर्ड, डिलीटेड, एडिटेड या अल्टर किया हुआ नहीं होना चाहिए। और आपको पता है इतनी मशीनरी एडवांस हो गई है कि आप सिग्नेचर भी अगर फॉल्स करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो याद रहे कि ये बात ये, और सबके पास है, हमारे पास लैब है ये सब करने के लिए, हैदराबाद में है, मुंबई में है, जो कोर्ट कराती है इसको। रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल टू रिटन डॉक्यूमेंट, अगर रिटन डॉक्यूमेंट है कोर्ट उसको मानती है। उसके बाद से आजकल रिटन के अलावा क्या आ गया? डिजिटल। ये देखिए 4th में देखिए, डिजिटल सिग्नेचर एंड ई रिकॉर्ड ट्रीटेड
इक्वल टू ओरिजिनल। कितनी बढ़िया चीज है इस वाले में, जो नया वाला कानून आया कि अगर डिजिटल सिग्नेचर भी है, बैंक कराता है ना आजकल, तो उसको भी इन्होंने वायलेट कर दिया है और कानून के तहत एविडेंस के तौर पे इसको माना जाएगा। एनी डाउट? ओके, तो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट 6। ये क्या लिखा है सर? बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? तो जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसके खिलाफ आपको एविडेंस लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप पे मानहान का दावा होगा, केस बनेगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ में देखिए 4 पॉइंट है। सबसे पहले, बर्डन लाइज ऑन पर्सन हु asserts अ फैक्ट। मतलब बर्डन उसी पे रहेगा जो हो वहां पे। जैसे आप लेके आए कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट था और मर्डर हुआ, तो उसे या कहा कि ये हुआ, उसने कह दिया कि नहीं ये आदमी ये किया, तो उसी पे बर्डन हो जाएगा कि जाओ ले, हाँ आई विटनेस जाके ले आए, उसके खिलाफ बोल रहा तो उसके सबूत भी लाए। ये लिखा नहीं है, देखिए। और हाँ, आप जैसे हम बहुत जल्दी बोल देते कि अरे वो तो ये है, वो उनके साथ वो लड़की लेके भाग गया, या मैंने ये कहा, चाहे वो देखा है, तो उसके लिए सबूत भी उसी को लाना है, बर्डन उसी पे आ जाएगा। फिर वो नहीं लेके आएंगे सबूत। कोई देखा है, हाँ, तो आप पे कैसे ला सकते नहीं कोई देखा है तो उसका सबूत भी तो होना चाहिए। हैं? लाइक किसी ने मर्डर किया है, हाँ ठीक है, वहाँ खड़ा था। तो आई विटनेस है तो आप बताएंगे ना, आप तो विटनेस हो गए, आप बताएंगे ना। सब जगह एक ही बात बोलते रहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, अंतिम में बहुत सारा चीजें होती है, उसके बाद अगर उसके बाद भी आप नहीं बदलते हैं तो ठीक है, बर्डन उसी पे हो गया। अब आ जाएगा कुछ चीजों में प्रिजम्पशन है, छूट है। देखिए जैसे प्रिजम्पशन, ये देखिए ये लाइन पूरी दुनिया में एक ही कानून है। ये वाला लाइन जो कानून है, इसकी मीनिंग समझिए कि बिना किसी को सबूत के जब तक उस पर लाइबिलिटी नहीं होती है, वो गुनाह उस पर लाजिम नहीं होता, तब तक इनोसेंट है। देखिए क्या है लिखा है, इनोसेंट कंटिन्यूस एज द बेसिक रूल है, तब तक वो बेगुनाह है जब तक कि उस पर। तो सर यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कोई गुनाह किया नहीं और मेरे ऊपर अगर एक्यूजेशन लगा है, एलिगेशन लगे हैं, हाँ फिर भी मुझे पुलिस तो पकड़ डाल देती है। नहीं, तो रूल है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है तब अरेस्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में आईओ जो एविडेंस लेके आएगा उसके बिहाफ पे आपको उठाया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर इंट्रोगेट होगा, फिर सच्चाई तक जाएंगे। लेकिन अभी आप वो नहीं हुए, आप गुनाहगार नहीं हुए, आप गिल्टी नहीं हुए, सजा नहीं हुआ, वो तो वो प्रोसीजर है, तो साफ साफ लिखा हुआ। और ये पूरी दुनिया, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। जैसे कि एफआईआर हुई, हम्म, अब पुलिस आती है तो मुझे उठा के ले जाती है, जबकि मेरे खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी मुझे जेल में डाल देती है। कुछ जो क्राइम में जो हीनियस हैं, जो नॉन अवेलेबल हैं, उसमें पुलिस के पास राइट है कि आपको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, तो आगे उस पर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बहुत सारे देशद्रोह है, रेपिस्ट है, छोटे बच्चों के साथ असल्ट है, मर्डर है। प्रूफ चाहिए, लेकिन देशद्रोह में अगर आप पुलिस ऑफिसर, हाँ सेडिशन एक्ट में है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सर्टेन लीगल प्रिजम्पशन लाइक पोसेशन, लेजिटिमेसी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑथेंटिसिटी, रिटर्न, इन चीज़ों में आपके पास सबूत है तो आप बच सकते हैं। इसके अलावा सर प्रिजम्पशन में देखिए अंडर लॉ कौन कौन, ऑनरशिप, देखिए ऑनरशिप किस एक्ट में आ रहा है, ये देखिए ऑनरशिप किस एक्ट में आ रहा है, सेक्शन, और लेजिस्लेटिव चाइल्ड 12, ये तीनों में से एक जरूर आएगा ये आईबी के एग्जाम में अभी जो। और लास्ट में ऑथेंटिसिटी ए, 114 ए, याद रहे, ए भी आपको याद करना है, वो नहीं लिख के आना सिर्फ 114। अब नेक्स्ट पॉइंट 7, विटनेसेस और एग्जामिनेशन, ये है, ये बनाया हुआ सब, ये मैंने इसलिए शॉर्टकट बनाया आप लोगों के लिए कि आसानी से बस आधा घंटा इसको पढ़िए और आधा घंटा इस पर क्वेश्चन कीजिए, आपका हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एआईबी। तो देखिए इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है आपका, 170 तक है। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा खत्म हो गया क्योंकि इसमें टोटल इतने ही सेक्शंस थे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इतने थे। तो अब सबसे पहले ये वर्ड याद करिए, विटनेस, कॉम्पिटेंट विटनेस, मतलब ऐसा होना चाहिए आपका विटनेस जो सुन सके, समझ सके। ऐसा ना कि 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को उठा लें, या शराबी, या ऐसे इंसान को जो पागल इंसान है,
उसको उठाना है, ठीक है। तो एनीवन कैपेबल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जो भी विटनेस होगा पहले उसकी गवाही हो जाती है, फिर जो हमारा अपोजिट काउंसिल होता है, जो अपोजिट एडवोकेट होता है या अपोजिट पार्टी, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करती है कि ये सही बोल रहा है गलत, वही क्वेश्चन को बार बार पूछ के। सर ये उल्टे क्वेश्चन क्यों पूछते तो इसलिए पूछते हैं ताकि वो देखा जाए, अगर कोई सच्चा होगा ना तो वही बोलता रहेगा, ये बात समझिए, और कोई बना के बोलेगा तो बीच में फंस जाएगा ये। तो इसके अलावा री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ये देखिए। इसके अलावा वीडियो टेस्टिमोनी, हाँ पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, वो भी इसमें आता है, इसी में तो आ गया, देखिए ना वीडियो टेस्टिमोनी। नाउ लीगल दे दिया, देखिए लीगल है, ये आपको टेस्ट कराना है कोर्ट के अंदर, ये हो गया। अब पांचवा प्रोटेक्शन टू चाइल्ड और वनरेबल विटनेसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई विटनेस है और वो बच्चा है और उसको लाते हैं तो उसकी सुरक्षा करना पुलिस और सरकार की जिम्मेवारी है। और वनरेबल विटनेस का मतलब होता है जो कमजोर हो, अब कमजोर ना भी हो, उसको थ्रेट मिल रहा हो तो वो उसको प्रोटेक्शन देना पुलिस और कोर्ट का काम है, ठीक है। पुलिस अगर ना दे पाए तो सरकार देगी, कोर्ट देगी, सरकार का काम है ये, पुलिस क्यों नहीं। अब सबसे मेन चीज है ये जो बनाया गया है चार्ट, ये मेजर चेंजेस जो हुआ है, ये आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 और बीएसए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कौन सा 2023 कहलाएगा। ये भारत में खुद ड्राफ्टिंग हुआ, हमारे देश का है पूरा। और इसमें क्या चेंजिंग है ध्यान से देखिए, एस्पेक्ट। इसका नाम क्या था, ये यहाँ पे वैसे नाम में द आएगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द भी लिख सकते हैं वैसे। और इसमें इसका नाम क्या रखा, भारतीय। दूसरा, इसमें कितने सेक्शंस थे, है, लेकिन इसमें कितने बनाए गए, 70, 3 का फर्क है इसमें। देखिए ये मैंने पहले ही बोला था कि कॉलोनियल इंग्लिश वो होता है जहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी, सब जगह एक ही चलाते थे, इसे कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए सिंप्लीफाइड किया गया, इंडियन लीगल इंग्लिश को यूज किया गया है, ये बहुत बेहतरीन है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी तब था नहीं ज़्यादा, ऑडियो वीडियो ही थे तो ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए लिमिटेड थे। लेकिन इसमें सब कुछ डिजिटल एविडेंस, और ये खासतौर से जब से कोरोना आया है तब तक तो सब कुछ हो गया है, उसमें तो और एडवांस आ गए। इसके अलावा ये लास्ट वाला है, जो विटनेस की टेस्टिमोनी थी उसको फिजिकली अपीयर होना पड़ता था, ठीक है। कल्प्रिट को भी सबको कोर्ट में आना पड़ता था, कोर्ट में खड़ा होते थे तब गवाही होती है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस वाले में अलाउ कर दिया गया वर्चुअल वीडियो से भी हम कर सकते हैं। और आपको पता है पूरे कोरोना दोनों फेज में जितने एडवोकेट्स थे वो अपीयर होते थे, वीडियो से ही कॉन्फ्रेंसिंग सब होती थी, ठीक है। अब आ जाइए, ये उसके बाद से कन्फेशन में सेम रूल है दोनों में, और ऑब्जेक्टिव है, प्रूफ बेस्ड है, और ये भी जस्टिस, और इसमें भी यही है दोनों में। अब नेक्स्ट, ये AIB के लिए सबसे बेहतरीन ये जो बनाया गया है, इतना अगर कोई बच्चा याद करता है तो 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे AIB एग्जाम में। ये AIB को देख के बनाया गया। सबसे पहले याद करते हैं, साथ साथ मेरे याद कीजिए, सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशन है। सेक्शन 6 में क्या है, फैक्ट है जिसी को हम कहते हैं। इसके अलावा सेक्शन 15 से 23 तक मतलब गुनाह को कबूल करना और कन्फेस करना। तीसरे में डाइंग डिक्लेरेशन, ये तो आना ही आना है। इसके अलावा 31 से 35 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट मतलब वो सारे चीज हो गया, पेपर हो गया, रिटन हो गया। इसके अलावा 61 से 65 तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। और 104 से लेके 114 बर्डन ऑफ प्रूफ, आपको प्रूफ करना है आपने इल्जाम लगाया तो। और ये है आपका विटनेस एग्जामिनेशन हो गया। अब आ जाइए, क्विक कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसका देखिए, तुरंत जल्दी करते हैं। रिलेवेंसी 4 से 30 तक क्या है, 4 सेक्शन से 30 तक क्या है, फैक्ट। इसमें फैक्ट ही इकट्ठा किया जाता है, क्या सच्चाई है, जो भी इवेंट हुआ है, जो भी गुनाह हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, जो भी चाहिए उसका फैक्ट, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, 15 से लेके कन्फेशन करते हैं, पुलिस को नहीं मजिस्ट्रेट को। ये बढ़िया चीज है, मजिस्ट्रेट नहीं तो पुलिस तो मार डालेगी पब्लिक को अगर इतना खुला छोड़ दिया जाए उनको तो, ठीक है। इसके अलावा 26 में डाइंग डिक्लेरेशन, देखिए क्या लिखा है, बिलीफ ऑफ डेथ, मतलब मरते हुए आदमी बस बायस न हो या उसको दबाव न दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि झूठ नहीं बोलेगा, तो उसका जो गवाही है, रिकॉर्डिंग है, वो माना जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में देखिए 61 से 65, इसके अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ 104, और ये हो गया कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस 119 है, इसको याद कर लेना है, ये आएगा। अब आते हैं, ये है एक्सपेक्टेड AIB 20 क्वेश्चन जो इस साल 30 नवंबर को एग्जाम है। तो ये बिल्कुल मैंने बनाया है पूरा रिसर्च में से, और भी इसमें मैंने और क्वेश्चन आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो यूट्यूब का, और भी उसके थ्रू मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ये है एक्सपेक्टेड है जो मैंने बनाया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिफाइन एविडेंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, एविडेंस क्या होता है। इसके अलावा ये आपको बता ही दिया, रेस गेस्टी ये विथ एग्जांपल देना है। इसका मतलब ये होगा कि जो इवेंट हुआ उसी का फैक्ट लाना है, ठीक है, दूसरा नहीं लाना है। इसके बाद से डाइंग वाला देख लिया, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, सेकेंडरी आपका उसका कॉपी होता है या उसका डेटा बैकअप होता है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये 5वां लेक्चर है, और सभी स्टूडेंट्स से मैं कह रहा हूँ जो वकील साहब तैयारी कर रहे हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं AIB की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात में आधे घंटे वीडियो देखिए और आधा घंटा इसके क्वेश्चंस कीजिए, सब कुछ मैं आपको दे दूँगा। इस तरीके से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, इसलिए प्योर हिंदी में मैं बना रहा हूँ, और इस चीज़ को समझते हैं, ताकि उन बच्चों जिनके पास ट्यूशन नहीं है या अप्रोच नहीं है, उनके मोबाइल तक पहुंचाइए। ये आपकी ड्यूटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.